हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के 30 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ हमारे पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फ़ी आपका 350 रुपये है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बोला है दो लंबवृत्तीय बेलन के त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात। जब दो बेलन के त्रिज्याओं को तुलना किया गया तो दोनों के त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात पाया गया। इसका मतलब यह है कि पहला बेलन का त्रिज्या अगर 2 है ना तो दूसरा का त्रिज्या 3 होगा। दो बेलन का यहाँ पे तुलना किया गया। अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को दर्शाता है। अब उनके ऊंचाई में, उन्हीं दोनों बेलन की ऊंचाई में 5:4 का अनुपात। ऊंचाई को हम लोग डिनोट करते हैं h से। उन दोनों बेलन के ऊंचाई में क्या रेशियो है आपका 5:4 का है। ठीक है, त्रिज्या का यहाँ पे अनुपात दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। पूछा क्या है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जैसे अगर हम बात करें कोई बेलन की, जैसे यह आपका बेलन है, इस तरीके का आकृति आपका होता है, यह बात तो आपको पता ही है। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसको जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेलन का ऊंचाई। इसको हम लोग h से डिनोट करते हैं और यह होता है बेलन का त्रिज्या। अगर हम बात करें बेलन के, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं इसको, यह होता है आपका 2πrh। यह होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे वाला जो दो वृत्त है उसका क्षेत्रफल ऐड हो जाता है, यानी 2πrh यह तो होगा ही, साथ में इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा, एक नीचे वाला सर्कल का क्षेत्रफल, एक ऊपर वाला सर्कल का क्षेत्रफल। तो सर्कल का क्षेत्रफल πr² होता है, 2 सर्कल है तो 2πr²। यहाँ से 2πr² होगा। ठीक है, 2πr² होगा। अब यहाँ से 2πr कॉमन ले सकते हैं तो h+r इसको भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वह होता है आपका πr²h। और इसी तीनों पे आधारित क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से यानी बेलन से पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछा है, त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए इसको हम लोग सीधे क्षेत्रफल लिखते हैं। क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सोचिए जरा सा कि जिस वृत्त का त्रिज्या 2 होगा और ऊंचाई 5 होगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr×h। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2πr×h। तो r के जगह क्या लिखेंगे 2 और h के जगह क्या लिखेंगे हम 5 लिखेंगे। पहला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो दूसरा का भी क्या होगा 2πr के जगह क्या लिखेंगे, दूसरा जो आपका बेलन है उसका त्रिज्या कितना है 3 और ऊंचाई कितना है 4। यही तो है, पहला का त्रिज्या इतना, ऊंचाई इतना, तो पहला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा का त्रिज्या इतना, ऊंचाई इतना, तो दूसरा का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। अब अनुपात है, यही तो अनुपात ही तो निकालना है ना, तो जो कटने वाला है उसको काट लीजिए। 2π इधर भी है, 2π इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना 4। इधर आपका क्या बचा, इधर आपका केवल 5 बचा है तो 5 लिखिए। अनुपात इधर 3 × 2 यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो दोनों के क्षेत्रफल में आपका रेशियो हो जाएगा 5:6 का। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल में क्या रेशियो हो जाएगा आपका 5:6 का। अगर आयतन का अनुपात पूछता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वॉल्यूम का रेशियो पूछ देता कि दोनों के आयतन का अनुपात बताइए, तो क्या होगा πr²। पहला का आयतन देखिए क्या होगा πr², तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × h। तो h के जगह क्या लिखेंगे 5, पहला का आयतन। अनुपात दूसरा का आयतन तो πr², r के जगह क्या लेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 × h। तो h के जगह क्या लेंगे 4, π इधर भी है, π इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, इधर क्या है आपका 5 और इधर क्या है 9। तो अगर इसके वॉल्यूम का आयतन का अनुपात पूछता तो हमारा आंसर क्या होता 5:9 होता। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो यह आपका 5:6 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन आपका देख लीजिए क्या है, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से अगर हम इस स्क्वायर को हटाएं, बाईं ओर से स्क्वायर हटाएंगे तो दाईं ओर पे रूट हो जाएगा ना। मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसके बदले, x प्लस 1/x का वैल्यू आपका हो जाएगा √3। ठीक है, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। बाईं ओर से अगर आप स्क्वायर हटाइएगा तो दाईं ओर वाला का रूट हो जाएगा, तो x प्लस 1/x का मान √3। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, ट्रिक देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने का क्या है। जब भी इस तरीके से पावर दिया जाए, पावर बहुत बड़ा बड़ा 200, 300, 72, 100 इस तरीके से दिया जाए, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा वैल्यू आपको यही मिलेगा, x प्लस 1/x का मान √3 या x प्लस 1/x के होल स्क्वायर बराबर 3। तो इसको भी तोड़ेंगे तो x प्लस 1/x का मान √3 ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में केवल आप पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए जिसका वैल्यू निकालना है। तो जोड़ा लग गया, आगे चलिए फिर जोड़ा लगाइए, जोड़ा लग गया, यहाँ भी जोड़ा बन गया, यहाँ भी जोड़ा बन गया। तो अगर जोड़ा बन गया तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0 होगा, और नहीं बना तो आंसर 1 ही होगा। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आप या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। जोड़ा अगर लग गया है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, और अगर नहीं बनता जोड़ा तो आंसर क्या होता, 1। मान लीजिए कि आगे 1 नहीं होता, या फिर यह पार्ट आपका नहीं होता, x⁻6 नहीं होता, उस केस में क्या होता है ना, यहाँ तक जोड़ा लगा, इधर केवल 1 बचता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, जोड़ा लगाना है। जोड़ा लग गया तो आंसर 0, नहीं लगा तो आंसर 1 होगा। आगे बढ़िए, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बोला है गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या। अगर हम बात करेंगे गोला का, यह हमारा कोई एक गोला हो गया, ठीक है, इस तरीके से यह हमारा क्या है, कोई एक गोला है। गोले का एग्जाम्पल आपका रियल लाइफ में फुटबॉल है, गोली है और बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं। बात अगर हम करें गोले की, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है इसका, तो यह हो जाएगा आपका 4πr²। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके आयतन की, यानी इसके वॉल्यूम की, तो यह होता है आपका 4/3πr³। अगर हम बात कर रहे हैं गोला का, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला में जो वक्राकार भाग होता है वही संपूर्ण भी होता है। तो वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² और आयतन 4/3πr³। बोला है कि गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहना यहाँ पे चाह रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr², संख्यात्मक रूप से आयतन के घन सेंटीमीटर के संख्या के बराबर। तो आयतन क्या हो जाएगा इसका, 4/3πr³। यानी यहाँ पे कहना यह चाह रहा है ना कि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसके आयतन के बराबर है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आयतन के क्या है, बराबर है। यही इस क्वेश्चन में कहना चाहता है। ठीक है, इसके भाषा को अगर अच्छी तरह से पढ़िएगा तो पता चलेगा कि एक गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या का संख्यात्मक मान है ना, संख्या का संख्यात्मक रूप से आयतन के घन सेंटीमीटरों के संख्या के बराबर। मतलब कि गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह इसके आयतन के बराबर। तो बराबर कर दिए, जो वैल्यूज कटेगा उसको काटिए। पाई है तो पाई से पाई कैंसिल, r² से काटेंगे तो क्यूब कैंसिल, यहाँ पे 1 r बचेगा, 4 से आपका 4 कैंसिल, बट्टा में 3 है, 3 इधर गुना में आ जाएगा, बराबर इधर की क्या हो गया आपका r क्या माने थे, गोले का त्रिज्या। तो गोले का त्रिज्या ही पूछा गया है, गोले की त्रिज्या कितना होगा, 3। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी यानी कि 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है, बोला किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां। अभ्यंतर के किसी बिंदु से, जैसे अगर हम बात करें किसी समबाहु त्रिभुज का, यह हमारा कोई समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इसके भीतर स्थित किसी बिंदु से, तो भीतर में स्थित इस बिंदु को ले लिए हैं, अब इसे तीनों भुजाओं पर लंब डालिए, यही लांबिक दूरी कहलाता है। अभ्यंतर के किसी बिंदु से यानी भीतर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब। चलिए, लंब की लंबाई कितना दे रखा है, √3, 2 √3, इसमें से एक जो है ना वो आपका √3 है, दूसरा क्या है 2 √3 है, और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका √3। ठीक है, क्या है आपका √3, 2 √3 और √3। ओके, अब बोला है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई अगर दे दे, मान लीजिए कि लंब की लंबाई में से एक लंब की लंबाई को p माने, दूसरा को p2 माने, तीसरा को p3 माने। अगर यह चीज़ आपका दिया गया है, ठीक है, यह चीज़ अगर आपका दिया गया है
और तब आपसे परिमाप पूछे समबाहु त्रिभुज का, जैसे समबाहु त्रिभुज का तो हम लोग परिमाप तभी निकाल पाएंगे जब तीनों भुजा मालूम रहे, है ना, इसका भुजा पता होगा तभी तो परिमाप निकालेंगे। तो उस केस में भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 2/√3, ठीक है, 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। इस फॉर्मूला का आपको उपयोग करना है। इस फॉर्मूला का उपयोग आपको कब करना है, जब समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई दे दे, उस केस में समबाहु त्रिभुज की भुजा इस फॉर्मूला से निकलता है, ठीक है। अब भुजा निकालिए 2/√3 इंटू P1 यानी कि पहला जो लंब डाला गया है उसकी लंबाई, तो पहले लंब का लंबाई कितना है आपका, चलिए यहाँ से ले लेते हैं √3। दूसरे लंब का लंबाई क्या है आपका 2√3, और तीसरे लंब का लंबाई क्या दे रखा है आपका √3, यही तो दे रखा है ना। चलिए P1 प्लस P2 प्लस P3, 2/√3 है, इसको अपने जगह पे रहने दीजिए। इन वैल्यूज को आपस में ऐड करिए, ब्रैकेट के जगह गुना, ऐड करिए। √3 में 2√3 ऐड करेंगे 3√3, 3√3 में √3 ऐड करेंगे क्या होगा 4√3 हो जाएगा। अब काटिए, √3 से आपका √3 कैंसिल, 4 दूना 8, यानी कि आपका ए का मान कितना आ गया है 8। ए का मान 8 आ गया, मतलब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का माप कितना हो गया है 8। अब समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का माप 8 है, तो पूछा इसका परिमाप क्या होगा। तो प्रत्येक भुजा का, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा पता चल गया है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, तो 8 + 8 + 8, चूंकि समबाहु है तो तीनों भुजा का लंबाई क्या होगा आपस में बराबर होगा, तो हमारा परिमाप हो जाएगा 24। एक बार आप भुजा निकाल लेते हैं ना समबाहु त्रिभुज का, तो फिर क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, परिमाप भी निकाल सकते हैं, जो भी पूछेगा ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। भुजा मालूम हो गया तो सब कुछ निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए, बोला है यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 8। अच्छा, समकोण समद्विबाहु समझिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारा कोई समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब समकोण समद्विबाहु किसको बोलेंगे, समकोण किसको बोलेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, और समद्विबाहु किसको बोलेंगे जिसका दो भुजा बराबर हो, ठीक है। तो कर्ण तो कभी बराबर होगा नहीं, मतलब कौन कौन बराबर हो सकता है, लंब और आधार। तो लंब अगर इसका x है तो आधार कितना हो जाएगा, आधार भी इसका x हो जाएगा। लंब अगर x है तो आधार कितना हो जाएगा x, और लंब और आधार x है तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा √2 × x, इतना होगा। अच्छा, यह कैसे होगा, तो लंब अगर x है ना, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर √, करिएगा, इसी से तो कर्ण निकलेगा ना, तो x² में x² ऐड करिएगा तो 2x² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 2 रूट के भीतर आ जाएगा, और x² का वर्गमूल क्या होगा, x हो जाएगा। तो लंब x लेंगे, आधार x लेंगे, तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका √2 × x हो जाएगा। क्योंकि समकोण समद्विबाहु है तो एक कोण 90 डिग्री होगा, दो भुजा बराबर होगा। कौन सा दो भुजा बराबर होगा, लंब और आधार। समद्विबाहु समकोण बोला जाए तो आप समझ जाइएगा कि वैसा समकोण त्रिभुज जिसका लंब और आधार बराबर हो। अब बोला इसका परिमाप 4√2 + 8। अच्छा, इसका परिमाप बताओ क्या होगा, तीनों भुजा मालूम है तो तीनों भुजा को जोड़िए, परिमाप निकल जाएगा x + x + √2 × x, तो x + x + √2 × x, यही तो इसका परिमाप होगा ना। जबकि इसका परिमाप कितना दे रखा है, जबकि इसका परिमाप दे रखा है 4√2 + 8, तो बराबर में इसका परिमाप कर लीजिए। परिमाप इसका क्या होगा, तीनों भुजाओं के लंबाई का योग, तो तीनों भुजाओं के लंबाई का योग इतना होगा, जबकि परिमाप दे रखा है आपका 4√2 + 8। अब यहाँ से देखिए x में x ऐड करिएगा तो यह हो जाएगा आपका 2x + √2 × x, यही तो होगा बराबर। यहाँ से देख लीजिए कुछ कॉमन आप ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर 4 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ √2 बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। इस दोनों में से अगर आप x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस √2 × x में से x कॉमन ले लिए, क्या बचा, यहाँ √2 बचा, बराबर 4 × √2 + 2, √2 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए LHS और RHS को कंपेरिजन करिए, 2 + √2 यहाँ भी है, 2 + √2 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया 4। x क्या माने थे, बराबर भुजाओं में से प्रत्येक का माप क्या होगा, तो इस भुजा का माप आपका 4 हो गया, ठीक है। देख लीजिए x का मान 4, यानी इस भुजा का माप भी 4, इस भुजा का भी माप 4। क्या निकालना है, कर्ण की लंबाई, तो कर्ण तो यही है ना, तो कर्ण की लंबाई बताइए क्या होगा, √2 × x, तो √2 × x का वैल्यू कितना निकाले हैं 4, तो √2 × 4 यानी कितना हो जाएगा 4√2, तो 4√2 आपका कर्ण का लंबाई हो जाएगा।
जब भी हम लोग बात करेंगे समद्विबाहु समकोण, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज उसको बोलेंगे जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री और साथ में लंब और आधार बराबर होगा, वह समद्विबाहु समकोण कहलाएगा। समद्विबाहु है तो दो भुजा बराबर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है 6 भुजा वाले किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर। किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी बहुभुज हो, सभी अंतःकोण का योग जो होता है ना, सभी अंतःकोण का योग वो आपका होता है, सभी अंतःकोण का जो योग होता है वो आपका होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। पॉलीगन आप कोई भी ले लीजिए, इसके सभी अंतःकोण का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, यही होता है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ बोला है कि 6 भुजा वाले किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का माप कितना समकोण के बराबर। तो n के जगह क्या लेंगे हम, 6 लेंगे, तो 6 - 2 गुना कितना, 180 डिग्री। अब 6 - 2 गुना 180 डिग्री, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 गुने 180 यानी कि 720 डिग्री। अब 720 डिग्री के बारे में बताइए कि यह कितने समकोण के बराबर। हमें क्या बताना है कि इसके सभी अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर। तो किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होता है। 6 भुजा वाला है तो n के जगह 6 रखेंगे, 6 - 2 यानी कि 4 गुने 180 यानी कि 720 डिग्री। अब 720 डिग्री कितना समकोण के बराबर है, यानी कि 90 में हम कितना से गुना करें कि आपका कितना आ जाए, 720 आ जाए। यही तो हमें बताना है ना। काटिए, 9 × 8 = 72 यानी कितना समकोण के बराबर, 8 समकोण के बराबर। देख के भी पता चल रहा है कि 720 डिग्री कितना समकोण के बराबर, यानी कितने 90 डिग्री के बराबर, तो 8 90 डिग्री के बराबर होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चित्र में x बराबर क्या होगा, x का मान बताना है। चलिए, यहाँ पे एक चीज छूट गया है कि l जो है ना, l वह समानांतर है m के, मतलब यह जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है। समानांतर होने के कारण देख लीजिए क्या होगा, समानांतर होने के कारण क्या होगा ना कि यहाँ पे जो 80 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ भी आपका 80 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि यह दोनों समानांतर है। मान लीजिए इसको अगर हम ऐसे लिख दे, दो रेखा समानांतर है, उसको अगर एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, इस तरीके से काटे, तो जो अंतःकोण जैसे जो संगत कोण होगा वह बराबर, तो इस कोण का संगत यह वाला कोण होगा। यह कोण भी इस लाइन के नीचे, यह कोण भी इस लाइन के नीचे, तो संगत कोण क्या होगा, दाहिनी ओर, यह भी लाइन के नीचे दाहिनी ओर, यह भी लाइन के नीचे दाहिनी ओर, तो संगत कोण बराबर होगा। इस फिगर को ऐसे करके देखिएगा तो यह 80 है, यह भी क्या होगा, 80 होगा। दूसरी चीज, सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यह पूरा सीधा रेखा है, इधर 80 बना है, तो इधर कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, होगा। सीधी रेखा पर 180, तो इधर से आपका 80 है, तो इधर कितना डिग्री का कोण बन जाएगा आपका, 100। आगे, अब इस पार्ट को देख लीजिए, यह तो आपका एक त्रिभुज है ना, यह क्या है आपका त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो यह एंगल 100 है, यह 30 है। यह कितना होना चाहिए कि 180 हो जाए, तो 100 में 30 ऐड करिए, 130 प्लस 50 180, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 50। हमें बताना था x का वैल्यू क्या होगा। तीनों कोणों का योग 180 करने के लिए x के जगह कितना डिग्री लेना पड़ेगा आपको, 50। आगे चलिए, इस क्वेश्चन में आइए। एंगल B का मान 38 डिग्री दे रखा है, AC बराबर BC। अब AC का मान जो है ना, AC का मान जो है वह आपका BC के बराबर है, यानी यह दोनों भुजा आपका क्या है, बराबर है। आगे, और AD बराबर CD, आगे AD बराबर क्या है, CD है। चलिए, उसका काम हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले AC बराबर BC, तो त्रिभुज में क्या होता है ना कि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होता है, या बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। ठीक है, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, तो देख लीजिए, एक तो भुजा यह है और एक भुजा यह है। इस भुजा के सामने का कोण 38 है, तो इस भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा, 38, क्योंकि हमने आपसे क्या कहा कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तो यह भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण दोनों बराबर होगा, तो 38 हो गया। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, इस पार्ट को मत देखिए अभी, त्रिभुज ABC में दो कोण पता है, तो तीसरा कोण कैसे निकालेंगे, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 38 38 76, 76 में 104 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। 38 38 76 में 104 ऐड करेंगे 180 हो जाएगा, मतलब तीसरा कोण 104 निकल गया। अब आगे चलिए, अब उस वाले त्रिभुज में चलते हैं। सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, पूरे सीधी रेखा पर। ठीक है, तो इस तरफ आपका 104 है, तो इस तरफ वाला जो कोण होगा वह कितना डिग्री हो जाएगा, 76 डिग्री होगा,
चलिए इस तरफ वाले कोण का माप आपका 76 डिग्री हो जाएगा। आगे चलिए, अब क्या बोला है, AD बराबर CD। देख लीजिए AD बराबर जो है ना ये आपका CD दे रखा है। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में दो भुजा बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं के सामने का कोण बराबर होगा। तो इस भुजा के सामने का कोण 76 है, तो इस भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा, 76 होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल D बराबर इस वाले एंगल का माप क्या होगा। तो आप इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज AC और D में दो कोण पता है, 76 76। ठीक है, 76 76 कितना हो जाएगा, 140 और 12 152। तो 152 में कितना ऐड करेंगे, 152 में अगर हम 28 ऐड करेंगे, 76 और 76 कितना हो जाएगा आपका, 152 ही होगा ना, 70 70 140 6 दूना 12 152। 152 में अगर हम 28 ऐड करें, ठीक है, 152 में 28 ऐड करें 180 हो जाएगा। तो इस वाले एंगल का माप आपका कितना डिग्री होगा, 28। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 76 76 152 हो जाता है। 152 में 28 ऐड करेंगे तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। इसी एंगल का माप पूछा एंगल D का, तो एंगल D का मान कितना, 28 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, जैसे कोई भी चाप हम लेते हैं, अब इस चाप के द्वारा एक कोण हम केंद्र बिंदु पे बनाएं, इस चाप के द्वारा, चाप AB के द्वारा, और इसी चाप के द्वारा परिधि पर कोण बनाएं, तो केंद्र बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है वह परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना, मतलब यहाँ x डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ 2x डिग्री। तो देखिए इस चाप के द्वारा एक कोण आपका यहाँ केंद्र बिंदु पे बना है और एक कोण परिधि पे बना है। तो केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण 140 है, तो परिधि पर बनने वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री। एक कॉन्सेप्ट तो यह हो गया। अब आगे देखिए, हमें क्या बताना है, एंगल ABC, यानी इस वाले एंगल का माप बताना है, इस वाले एंगल का, कि इस एंगल का माप क्या होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है इसमें, जैसे वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज ऐसे है कि उसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर हो। चारों कोना कहाँ पे हो, वृत्त के परिधि पर हो। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो आपका चतुर्भुज बना है इसका चारों कोना कहाँ पे है, वृत्त के परिधि पर है। ठीक है, तो यह कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180, मतलब इस कोण और इस कोण का योग 180, इस कोण और इस कोण का योग 180 होता है। यह थ्योरम है। तो आप देखिए कि जो A है, B है, C है और D है, यह चारों मिला के एक चतुर्भुज है। A B C D, चार भुज है तो चतुर्भुज। अब चतुर्भुज है और चारों कोना जो है वह वृत्त के परिधि पर है, तो चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। तो यह अगर 70 है तो इस वाले एंगल का माप कितना होगा, 110। यही तो होगा, इस एंगल का सम्मुख यह वाला कोण, इस एंगल का सम्मुख यह वाला कोण। तो 70 का सम्मुख यह वाला कोण है, यह 70 है, तो इसके सामने वाला कोण कितना होगा, 110, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। दो कॉन्सेप्ट था, दोनों कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ पे बताया, और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका जो कि अलजेब्रा से है। देखिए बोला है A/1 - A जोड़ B/1 - B जोड़ C/1 - C बराबर 1, तो इसका मान क्या होगा। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए जिसका मान दिया है और जिसका मान पूछा है उसको गौर से देखिए। गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ ऊपर में A है और यहाँ 1 है, यहाँ B है, यहाँ 1 है, यहाँ C है, यहाँ 1 है। बाकी क्वेश्चन आपका है ना, बाकी जिसका वैल्यू आपका पूछा है और जिसका मान दिया है उसके बराबर ही है। तो तरीका देख लीजिए क्या होगा, हम इसको इस फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। तो ऊपर में पहले से क्या है, A/1 - A, यही तो है। इसमें हम +1 करेंगे अपने मन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्लस B/1 - B है, इसमें भी हम लोग +1 करेंगे अपने मन से। आगे चलिए, प्लस अगला क्या था, C/1 - C, इसमें भी +1 करेंगे हम लोग अपने मन से। इसके बराबर में वैल्यू क्या दे रखा था, 1 दे रखा है। अब देखिए कुल मिला के कितना +1 कर चुके हैं, बाईं ओर। बाईं ओर देख लीजिए, यहाँ पे +1 और +1, कुल मिला के कितना +1 कर चुके हैं, 3 प्लस कर चुके हैं। तो चूंकि बाईं ओर आप 3 प्लस कर चुके हैं, तो दाईं ओर भी कितना प्लस करना है आपको, 3 प्लस करना है। ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग इस फॉर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, कुल मिला के 1 2 और 1 3। बाईं ओर 3 प्लस किए हैं तो दाईं ओर भी 3 प्लस करिए, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो इतना तो हम कर सकते हैं, बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो बाईं ओर +3 किए तो दाईं ओर भी +3।
अब आप क्या करिए ना, इस पार्ट का भी इनका जोड़ करिए। क्या होगा इस पार्ट का, a प्लस इसके बट्टा में कुछ नहीं तो इससे गुना 1 माइनस ए, और बट्टा में क्या होगा 1 माइनस ए, यही तो होगा। और इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो इससे सीधे इसमें गुना, तो a प्लस 1 माइनस ए और बट्टा में जो है वही रहेगा प्लस। आगे चलिए है ना, इसका इस दोनों को जोड़िए तो b प्लस एक में 1 माइनस बी से गुना तो 1 माइनस बी, 1 माइनस बी बट्टा 1 माइनस बी होगा, प्लस है तो प्लस। इसमें 1 को ऐड करिए तो c प्लस एक में 1 माइनस सी से गुना तो 1 माइनस सी बट्टा 1 माइनस सी को अपनी जगह पे रहने दीजिए, और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। अब इसको आप सोल्व करिए, देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का b माइनस का b कैंसिल, प्लस का c माइनस का c कैंसिल। इधर क्या बचा 1 बट्टा 1 माइनस ए, 1 बट्टा 1 माइनस ए, प्लस इसमें क्या बचा 1 बट्टा 1 माइनस बी, 1 बट्टा 1 माइनस बी, प्लस इसमें क्या बचा आपका 1 बट्टा 1 माइनस सी, तो 1 बट्टा 1 माइनस सी करिए, बराबर क्या बच गया है आपका वैल्यू 4। इसी का मान तो पूछा था ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। यानी बाईं ओर प्रत्येक में एक एक जोड़ने पर यह जो है इसके बराबर आपका आ गया। ठीक है, तो चूंकि बाईं ओर 3 ऐड किए थे इसलिए दाईं ओर भी हम लोग कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लीजिए, आगे चल के जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सीधे आप दाईं ओर 3 ऐड करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।